वो आपका मैप बिगाड़ रहा है चाइना, और आप जो ऐप में लगे हुए हैं, कहाँ गया 56 इंच का सीना और पीछे एकदम शेर चलता हुआ है, 21 शेर, और आप बीच में से कहाँ गया। आज मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी अब आना पड़ेगा उसी भूमिका में। आज एजेंडा सेटिंग कर दे कि ये ऐसे इस एजेंडे पे चुनाव होगा, आप गारंटी सूरत और सीरत सब बदलेगी। अभी अर्नब गोस्वामी को अगर लाइव शो करना है ना, इस मेरे ही कॉलेज जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसी कॉलेज का, और अभी तक उसकी भाषा में उसको जवाब देने वाला लोग नहीं मिला है। उसको अगर इतना ही शौक है, पूरा दम्भ है, या मोदी का खास आदमी है, तो हिंदू को लगा ले, मेरा इंटरव्यू कर ले लाइव। बीजेपी आरएसएस का गवर्नेंस मनुस्मृति से आ रहा है, जिनके पास कोई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। कांग्रेस रिजीम थी उनके पहले, तो कम से कम उनका पूरा एक कॉलोनियल लीगेसी था कि ब्रिटिश गवर्नेंस आ रहा था, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, साइंस, साइंटिफिक प्रोग्रेस, यूनिवर्सिटी खोलना, आईआईटी खोलना, मेडिकल खोलना। जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर में बहुत मतभेद थे गहरे, लेकिन एक बात में दोनों सहमत थे। वो सहमत थे कि पूरा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, साइंटिफिक नॉलेज जो है बढ़ना चाहिए। आप मुझे बताओ, जिस सरकार के मिनिस्टर जो है ना गाय गोबर गोमूत्र करे, उससे आप उम्मीद कर रहे हो कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स से बात करेगा? उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करेगा? वो आपका मैप बिगाड़ रहा है चाइना, और आप जो ऐप में लगे हुए हैं, कहाँ गया 56 इंच का सीना और पीछे एकदम शेर चलता हुआ है, 21 शेर, और आप बीच में से कहाँ गया। अभी बॉर्डर पे अगर इस तरफ कोई तनाव हो तो सर्जिकल स्ट्राइक का मीडिया जो है, ये जमूरा मीडिया, मैं गोदी मीडिया भी नहीं कहता, मैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है अमूमन जनरली वो जमूरा मीडिया है, नाच करने लगता है स्टूडियो। मैंने टीवी में जाना बंद कर दिया, आप जानते हैं मैं सारे टीवी चैनल्स में बोलता था जाकर, मतलब जमूरों के बीच जाके क्या बात करना है, दे आर नॉट जर्नलिस्ट। लेकिन सर ये मीडिया तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता रहा है मोदी जी का, जो ऐप जैसे आपने कहा कि ऐप बंद कर रहे हैं, कमर तोड़ दी चाहिए। नहीं, चाइना के कैसे कमर तोड़ दी? वो 10 तरह का कमर रखे हुए, एक प्लास्टिक का कमर है, एक एल्युमिनियम का है, तो कौन सा वाला कमर तोड़े? एक प्लास्टिक का है, एल्युमिनियम का है, लोहा का है, प्लेटिनम का है, गोल्ड का है, कई तरह का कमर है चाइना का, तो कौन सा कमर तोड़ दिया ये तो बताओ। उससे आपके इस बैंक क्या उसको फर्क पड़ गया? बगैर ये बताए हुए सिर्फ आप जिंगोई, तो ऐसा है बिहार चुनाव इनके लिए बना हुआ है, सुन लीजिए, एकदम बना हुआ है, नाक का सवाल है। बिहार में चाहे कुछ भी हो जाए, देश में जो कुछ हो गया, बिहार में ये बैकडोर से एंट्री लिए हैं नीतीश कुमार के साथ। इनकी औकात अभी नहीं है कि बिहार में जाकर जो है ना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के दिखा दे। 0 आएगा, 0 अंडा सीट। तो ये चुनाव है तो इनको छठी मैया याद आ गया, उनको पूरा चना याद आएगा, गेहूं याद आएगा, सूरज भगवान भी याद आएंगे। ये लीला की सरकार है, कहेगी कुछ और और करेगी कुछ और। कहेगा वसुधैव कुटुंबकम है, तो वसुधैव कुटुंबकम किसके लिए था? जो उधर से विजेता सब आया, इनको कूट काट के हरा दिया यहाँ पे, बोला कि आप तो वसुधैव कुटुंबकम, आइए मेरे यहाँ रहिए, मेहमान हैं। घर के लोगों को पीटते रहे, दलित पिछड़ा शूद्र छूत को पीटते रहे। अब वहाँ से जो आया, वहाँ से घोड़ा पे चढ़ के आया, इनके छाती पे पाँव रख दिया, तो बोला वसुधैव कुटुंबकम उनके लिए। तो ये सब इनका लीला समझिए, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये तो 6 साल से मैं आप लोग को लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ, और लगातार हमने लड़ा भी है इस सरकार से, ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने, सूरज मंडल हैं तमाम, दिलीप मंडल अपना एक्टिव रहते हैं, उर्मिलेश जी, हम लोग कई सभाओं में, धर्मवीर यादव है, मयंक है, तमाम ऐसे साथी लगातार, मतलब नाम कितना लें। अर्नब गोस्वामी को अगर लाइव शो करना है ना, इस मेरे ही कॉलेज जहाँ आप बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं ना, इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा है, इसी कॉलेज का, और अभी तक उसकी भाषा में उसको जवाब देने वाला लोग नहीं मिला है। उसको अगर इतना ही शौक है, पूरा दम्भ है, या मोदी का खास आदमी है, तो हिंदू को लगा ले, मेरा इंटरव्यू कर ले लाइव। उसको जर्नलिज्म क्या होता है ना, वो मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन सर अभी 2-4 दिन के अंदर देखा गया उदित राज के साथ बदतमीजी होती है। तो उदित राज सहते क्यों है? भूपेश बघेल सहते क्यों है? लाइव शो में उसको जवाब दें, क्यों सहते हैं? हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये भाषा इस्तेमाल करने की? ये क्यों नहीं उदित राज और भूपेश बघेल ने कहा?
अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनकी बखिया उधेड़ देता लाइव शो में। लेकिन सर सवाल एक ये भी उठता, जब आपको पता हुआ ऐसी मीडिया, तो फिर ये लोग जाते क्यों? नहीं, आप देखिए प्रिसाइजली मैंने पहले ही कहा कि मैं मीडिया आजकल टीवी में नहीं जाता जमुड़ो के शो में, जबकि मेरे पास सारे टीवी चैनल से अमूमन फ़ोन आते हैं इस इशू पे आइए, हम लोग जमुड़ो के शो में नहीं जाना है, मुझे इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना है, आ जाओ। अभी हम अपना कुटिया का रेनोवेशन करा रहे हैं, बाबा की कुटिया, यहाँ बैठक भी बना रहे हैं, जिसको डिस्कशन करना आ जाओ यहाँ पे, अनकट होगा, बगैर एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल किए हुए। लगातार मैं आपसे घंटों बहस कर सकता हूँ और आपकी मेरिट और आपकी इंटेलेक्चुअल औकात भी बता सकता हूँ। उदित राज को क्या दिक्कत है मीडिया वालों से या भूपेश बघेल को? अगर बदतमीजी कर रहा है तो उसको उसी की भाषा में वहीं पे जवाब। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। NDTV का प्रोग्राम था 2008 में, पंकज पचौरी थे उस समय, हम लोग करते थे, आपको याद होगा, हम लोग या ऐसे कुछ प्रोग्राम था वीकली। मैं था, प्रकाश जावड़ेकर थे प्रोग्राम में, सत्यव्रत चतुर्वेदी थे, और रिजर्वेशन पे जिस समय OBC 2 का आया था उस समय प्रोग्राम था। मेरे साथ 10-20, मेरे साथ प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन सारे मेरे स्टूडेंट जाते थे। और वहाँ पे एक आदमी जो है बदतमीजी किए जा रहा है शो में कि मुलायम को सिंह यादव को क्यों चाहिए और लालू को क्यों चाहिए, मीरा कुमार को क्यों चाहिए, बहुत बदतमीजी। बार बार करें बात, तर्क दीजिए, ऐसे कहने से बात नहीं। बदतमीजी पे आ गया, स्टूडियो बंद करना पड़ा। ओनली पंकज पचौरी स्टूडियो बंद कर लो। सत्यव्रत चतुर्वेदी और प्रकाश जावड़ेकर को इंटरवीन करना पड़ा कि प्रोफेसर साहब रहने दीजिए। नहीं, जब आप शिक्षित की भाषा बोलोगे तो शिक्षित की भाषा बोलेंगे, बदतमीजी की भाषा बोलोगे तो आपको उसी लहजे में जवाब देना चाहिए, और देंगे। 1 घंटा वो शूटिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। मेरे पुराने स्टूडेंट्स सब हैं, अभी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं कि आपका मैंने देखा था NDTV के वहाँ ग्रेटर क्लास में, बंद करो स्टूडियो, अभी तुमको दिखाते हैं मेरिट, यहीं तुमको क्या होता है मेरिट। क्यों नहीं आता है बोलने? आप दब के आ जाते हैं अर्नब गोस्वामी से, तो क्या मैसेज आ रहा है कि हमारा नेता ही दब्बू है? तो क्या मीडिया नेताओं को चूज भी करती है, इस प्रकार के नेताओं को? देखिए, सवाल है कि आपको सबका वोट लेने की क्या ज़रूरत है? सबको खुश करने के चक्कर में रहेंगे तो अपने आप को दुखी करेंगे। एग्रेसिवली अटैक करो ना, जो आपके पॉलिटिकल जो कल्चरल एनिमीज। क्यों नहीं करते? मीडिया में ही बैठे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, हर जगह हैं। ये थोड़ी ही खाली मोदी जी, उसके उनके आदमी तो हर जगह बैठे हुए हैं। तो एग्रेसिवली यू हैव टू हैव नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल हु कैन इंटेलेक्चुअली काउंटर देम। इसलिए मैंने अम्बेडकर नामा यूट्यूब चैनल चलाया है ना, आपने देखा है? हाँ, बिल्कुल देखा। OBC वाले इशू पे मैंने 4-5 एपिसोड किए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के ज़माने से लगातार कह रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की तरह OBC को भी जो है पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, इंडियनाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी चाहिए, और उसमें रिजर्वेशन चाहिए। तो लगातार उस समय से लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी जागरूक तो कह रहे हैं ना कि शेड्यूल कास्ट के लोग थोड़ा सा पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअली ज़्यादा एक्टिव हैं, वो लड़ रहे हैं। लेकिन OBC में इंटेलेक्चुअली थोड़ा अभी कमी, क्योंकि उनके पास ज़मीन था रहने के लिए, थोड़ा संसाधन था, और उतनी त्रासदी और घृणा उनके प्रति नहीं थी। तो इसलिए उनको लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जो यंगर जनरेशन आया है, जो यूनिवर्सिटी में जो साथी हमारे काम कर रहे हैं और जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने उनको काउंटर करना शुरू हुआ है। तो दलित लोग थोड़ा पहले इंटेलेक्चुअली इनलाइटेंड हुआ, क्योंकि पूरी इंटेलेक्चुअल लिगेसी है। आप पूरा उठा के देखिए, रैदास और तमाम कबीर वहाँ से आ रहा है, और फिर फूले, अम्बेडकर, साहू जी महाराज। तो दलित लोग के पास तो कुछ था ही नहीं, न ज़मीन था, न मवेशी थे, कुछ था नहीं। सड़ा हुआ मांस खाना था, फेंका हुआ खाना था, उस पर सर्वाइव करना था। तो उनको एक अवसर मिला रिजर्वेशन के थ्रू पढ़ने का। तो जब पढ़े ना, तो जब देखिए विद्या से बुद्धि आती है, तो पढ़े तो उनको खेल समझ में आया, ये क्या खेल है। तो आप अंबेडकर के ज़माने से पहले से उठा कर देखें तो लगातार मैं जब साइमन गोलमेज सम्मेलन पे एक स्टोरी कर रहा था, तो मैं पढ़ा कि बड़ौदा महाराज जो उन्होंने स्पॉन्सर किए थे, और वो जब वहाँ गए तो अंबेडकर का जब भाषण सुने गोलमेज सम्मेलन 1 में, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, तो भाषण सुनकर जब घर आए ना, तब पत्नी को रोते हुए बोले कि हमने जो इन्वेस्ट किया है ना, वो सारा वसूल हो गया। और उन्होंने 150 पाउंड बहिष्कृत हितकारिणी सभा के लिए अंबेडकर को चंदा दिया था उस समय कि आप इंस्टीट्यूशंस खोलिए।
हमारे ओबीसी लीडर तो बहुत हो गए, लेकिन इंस्टीट्यूशन कितने, उनके विश्वविद्यालय कितने हैं, रिसर्च सेंटर कितने हैं, इंटेलेक्चुअल कितने, बता दो। 70 साल में तो एक हिस्टोरियन नहीं बना पाया, एक इकोनॉमिस्ट नहीं बना पाया। तो खाली इलेक्शन से जाकर आप थोड़ी हरा सकते हैं, उनको हरा ही नहीं सकते हैं। वो तो आदमी शिफ्ट कर जाता है ना इलेक्शन में। लेकिन सर लोग तर्क देते हैं कि जब नौकरी नहीं बची, जॉब्स नहीं है, तो फिर रिजर्वेशन का क्या करोगे? प्राइवेट सेक्टर संसाधन में हिस्सेदारी का सवाल उठाओ कि प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट नहीं होता है। पहले बात समझाओ जनता को कि प्राइवेट सेक्टर में सरकार से सब्सिडी लेता है, जो बैंक में जो पब्लिक मनी होते हैं वो बहुत कम इंटरेस्ट पे लेता है, जमीन लेता है, बिजली लेता है, तमाम लेता है। तो प्राइवेट कैसे हो गया? वो प्रॉफिट प्राइवेट ले रहा है, लेकिन सारा उसका, कितने सारे पूंजीपति भाग गए यहाँ से पब्लिक का पैसा लेकर। वो प्राइवेट कहने के लिए, प्राइवेट खाली प्रॉफिट लेने के लिए है, लेकिन उनका पूरा जो सिस्टम है वो सब जो है ना पब्लिक है। जमीन, पानी, बिजली, लोन, सब कुछ। कहाँ से लाया पैसा? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ कहाँ से लाया? किसका पैसा था वो? सब्सिडी पे आपने बिजली दिए, जमीन दिए, पानी दिए, किसका था वो? तो हमारे नेताओं को अब समय आ गया है, आर या पार, या तो नेशनलाइज करो, सारा का राष्ट्रीयकरण करो, जितना टाटा, बिरला, मुकेश अंबानी और अडानी है सबका बोलो एजेंडा में लाओ, किसका सब राष्ट्रीयकरण करेंगे। आपको देश में बहुत देश प्रेमी है ना आपको, तो आपको जो है ना सैलरी दिया जाएगा 5 करोड़ महीना, लेकिन आपका संसाधन राष्ट्रीयकरण करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, उसी दिन अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला अपना पैसा उठाया जाएगा, भाग जाएगा विदेश। इनके लिए देश का कोई मतलब नहीं है, जो है सो मालो नमा है, माल चाहिए। तो अब तो समय, अब बचा क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं बचा है। तो जब हमारे नेता, अभी भी एक ताकत है, और वो ताकत है वोट की ताकत। इसीलिए बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने जो है ना अल्लाहू अकबर गणेशाय नमः से नहीं शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था हम भारत के लोग। उनको एहसास था कि किसी भी दिन ये इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके तानाशाही हुकूमत आ सकती है। तो उन्होंने उस दिन के लिए लिखा था कि तुम भारत के लोग, तुम ध्यान रखना, ऐसी अगर तानाशाही आएगी, हुकूमत आएगी, तो सड़क पे उतरना और उखाड़ कर फेंक देना। कौन स्क्वायर था टर्की में? उतरो सड़क पे। देखिए 2 बार आपने आंदोलन देखा है ना, 2 अप्रैल, 5 मार्च देखा है ना। उन नेताओं का आंदोलन नहीं था, ये सब जानते हैं। 2 अप्रैल, 5 मार्च was not sponsored by any political party. It was sponsored or initiated by the university students, activists, social activists, teachers. यही था ना रोहित बुमला के बाद। सरकार हारी कि नहीं हारी? आज मैं कह रहा हूँ अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को भी अब आना पड़ेगा उसी भूमिका में। आज एजेंडा सेटिंग कर दे कि ये ऐसे इस एजेंडे पे चुनाव होगा, आप गारंटी सूरत और सीरत सब बदलेगी। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात। हो पाएगा? क्या ये हो पाएगा? देखिए ऐसा है, कुछ भी संभव है, कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभव होता है। फ्यूडल से सीधा कम्युनिस्ट स्टेज में भी आप जा सकते हैं। एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है, ये आपको समझना होगा। और इसमें हमारी भूमिका है, आपकी और हमारी भूमिका है। हमें नेता से कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए? नहीं चाहिए। हमारा काम है समाज को जिंदा करना। और लोहिया कहते थे कि जब सड़कें सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगी। अभी कोरोना का काल है, अभी हम लोग बौद्धिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं। इसको ओवर होने दीजिए, फिर हम लोग सड़क पे मिलेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।